वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 के देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का बोहर के एटॉमिक मॉडल से। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी में फ़र्क जो है वो देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या है और क्वांटम थ्योरी क्या है। और इसके बाद बात करेंगे कुछ आइसोटोप्स की। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या कंपैरिजन है, दोनों ने मोटी मोटी बातें, उनकी चीधा चीधा बातें को देखते हैं। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल जो है, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस करता है, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी। अब ये क्वांटम थ्योरी एक पूरी साइंस है, क्वांटम मैकेनिक्स एक पूरी साइंस है, एक पूरी फिजिक्स है, एक पूरी नई दुनिया है। और इस नई दुनिया को स्टडी करने के साथ ही बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से बहुत बेहतर तरीके पर स्टडी किया और उस दौर में एक रेवोल्यूशनरी काम किया। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको अभी थोड़ा सा आगे अलहदा देख लेते हैं। लेकिन बहरहाल पहला पॉइंट ये है कि बोहर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। ये थ्योरीज जो हैं ये बेसिकली एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के की प्रॉपर्टीज से, उनकी करेक्टरिस्टिक्स से, उनके एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से डील करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से डील करती हैं, उनकी वेव नेचर से या उनकी पार्टिकल नेचर से डील करती हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी जो है वो डिस्कवर की, एक थ्योरी दी, एक प्रपोजल सेटअप किया और वो एक पूरी नई दुनिया बन गई। तो इसमें बेसिकली क्वांटम थ्योरी में जो बेसिक बात है वो ये है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो दोनों तरीके के पाए जाते हैं। जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके अगेंस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से जैसे मैटर है, ऐसे ही एंटी मैटर भी है। इसी तरह से कुछ ऐसे नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी भी क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी का या इसको बनाने का बायस बनी। और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को स्टडी करने के बाद या इसके वजूद में आने के बाद डिस्कवर हुए। तो बेसिकली मैटर और एंटी मैटर ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटम थ्योरी का, कि जैसे मैटर है मादा और वो कॉन्स्टिट्यूट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह से एंटी मैटर के भी अपने सब एटॉमिक अपने पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने नाम लिया था पॉजिट्रॉन का। तो इसके अलावा न्यूट्रिनोस का नाम, और इसके अलावा भी और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं जो एंटी मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेसिकली मैटर एंटी मैटर से मिलकर एवेंचुअली डिसइंटीग्रेट कर जाता है विद द रिलीज ऑफ लाइट। और दूसरी बात जो क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल बात है वो रिलेटिविटी की बात थी। जो प्लांक की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, टाइम और स्पेस के अगेंस्ट जो है बाकी सारे पैरामीटर्स नापे जाएंगे या स्टडी किए जाएंगे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, और वो स्टडी किए गए। और तीसरी बात थी कि स्पेक्ट्रम की। ये बात हुई कि जो स्पेक्ट्रम है वो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो साथ साथ इंटरचेंजेबली होता है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं स्पेसिफिक शेल्स में, एनर्जी रिलीज करते हैं जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं। बोर ने भी ये बात की बेसिकली इसी प्लांक की क्वांटम थ्योरी से अखज़ करके। और ये बेसिक, और जब निचले लेवल से लोअर एनर्जी ऑर्बिट से ऊपर वाले हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस एनर्जी के रिलीज करना लाइट एमिशन का सबब बनता है, और एनर्जी का एब्जॉर्ब करना जो है वो एक डार्क पट्टी जनरेट करता है। जब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें किसी भी चीज़ का तो अल्टरनेट पैचेस होंगे, वाइट और
लाइट था तो थोड़ी स्पेस होगी स्पेक्ट्रम में, फिर दोबारा वाइट लाइट, फिर दोबारा वाइट लाइट। तो ये जो लाइट है बेसिकली वाइट लाइट नहीं लाइट, ये बेसिकली एक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जो प्लांक की थ्योरी पे बेस करता है। इसमें लाइट एमिट भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, एनर्जी एमिट भी हो रही है एंड एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी प्लांक की क्वांटम थ्योरी की। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये फंडामेंटल है प्लांक की क्वांटम थ्योरी का। तो ये 1900s में जाके ये थ्योरी जो है ये मार्ज वजूद में आई, और इस थ्योरी ने फिर साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में, मैकेनिक्स की दुनिया में, एटॉमिक स्टडी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। तो बेसिकली जब ये बात हुई कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो दो किस्म के हैं, मैटर भी मैटर के अलहदा हैं जो मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंटी मैटर के अलहदा हैं। एंटी मैटर के पार्टिकल जो हैं हमारे इस गैलेक्सी में अगर ना हो तो हमारी गैलेक्सी इसके साथ वाली नेबर वाली गैलेक्सीज में मौजूद होंगे। लेकिन बहरहाल मैटर और एंटी मैटर का किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन हो जाए अगर, और हो जाता है तो उसके नतीजे में रिलीज होगी लाइट, और जो मैटर है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। और इसके अलावा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हुई, और इसके बाद के अल्टरनेटिवली पैचेस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एनर्जी रिलीज भी करते हैं साथ में एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो बेसिकली इस तरह की जो है वो एनर्जी जनरेशन की एक वेव बनती है with crusts upper part and troughs is the lower part of the wave, and each wave has a particular frequency and wave length। और इसके बाद जो तीसरी बात हुई थी वो रिलेटिविटी और डायमेंशंस की बात हुई थी कि सर्टेन डायमेंशंस हैं अगेंस्ट विच प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स के वेरी करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है उनकी बात हमने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स हैं। मेन एनर्जी लेवल के अंदर वो जगह हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है हर ऑर्बिट के अंदर, मेन एनर्जी लेवल के अंदर, हर मदार के अंदर एक मखसूस स्पेस जहाँ पे probability of finding the electrons is maximum is called an orbital। तो बेसिकली ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी जनरेट हुआ प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से। तो ये बेसिकली ज़ख़ीरा है मालूमात का, इल्म का, और इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को डिस्कवर करने के लिए। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ये क्लासिकल थ्योरी पे बेस किया। क्लासिकल थ्योरी क्वांटम थ्योरी से पहले वाली थ्योरी है। बेसिकली क्वांटम थ्योरी में एक और बात भी है कि लाइट जो है उसकी दो नेचर्स हैं। ये भी बहुत अहम बात है याद रखने वाली, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो जब क्वांटम थ्योरी पे बेस करके ही ये वाली बात भी डिस्कवर हुई कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स वो फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं जो कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी थ्योरी पे, इसी थ्योरी को बुनियाद बनाकर जो है वो हाइजेनबर्ग ने और इनके इसके अलावा और बहुत से साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया, बाद में काम किया, और ये बेसिकली इसी से ये बात निकली कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर एंड अ पार्टिकल नेचर एज वेल। तो जो हिग्स बोसन थ्योरी है पार्टिकल की से रिलेटेड वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उसको अगर कोई स्टूडेंट अपने तौर पर स्टडी करना चाहे उसके बेसिक पॉस्टुलेट्स, तो वो भी बहुत सारे राज पार्टिकल की नेचर और प्रॉपर्टी से उठाती हैं, राज से पर्दा उठाती है। बहरहाल Bohr atomic model is based on quantum theory. Rutherford's atomic model is based on classical theory. Classical theory is the older form of uh, points, postulates, and theory related to the properties and characteristics of
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डेफिनेटली वो सारी बातें जो भी मैंने आपको क्वांटम थ्योरी की कॉन्टेक्स्ट में बताई हैं वो क्लासिकल थ्योरी ने अभी में डिस्कवर अभी नहीं हुई थी, वो इस लेवल की अभी नहीं थी, इतने रिसर्च साइंस की अभी नहीं पहुंची थी। इसलिए जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बनाया इस थ्योरी पे बेस्ड था, इसीलिए वो एटॉमिक मॉडल कामयाब नहीं था, क्योंकि वो इस तरह का एक स्पायरली वाउंडेड ऑर्बिट्स और शेल्स का कॉन्सेप्ट इसने दिया था, जो कि इवेंचुअली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इस तरह के एक मदार में घूमता हुआ घूमता रहेगा। तो इवेंचुअली जो है उसमें उसकी जो मूवमेंट है वो इनवर्ड होगी, और जो इनवर्ड मूवमेंट है टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगी, और फिर ये कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि बोहर ने बात की कि हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड हुई, क्योंकि जब वो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में होगा, एनर्जी लेवल में होगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसकी एनर्जी भी वही एनर्जी होगी, उसकी इक्वल होगी जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। ये बात रदरफोर्ड नहीं कर सका, ना ही समझ सका, क्योंकि इसका मॉडल क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड था। लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इस लेवल पे स्टडी नहीं हुए थे, एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर और एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली भी इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था बेसिकली वो नॉन वो कंपैटिबल नहीं था रियलिटी से। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यूज़ करते हुए रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द, तो किसी पॉइंट पे आके वो आ, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर बैठेगा, खो बैठेगा। तो फिर जो है सिर्फ एक ही फोर्स होगी उस पर जो लग रही है, वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और फिर इसका नतीजा ये होगा कि न्यूक्लियस उसको अपने अंदर अपनी तरफ खींच लेगा, और इवेंचुअली जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो कि हकीकत पे बेस्ड बात नहीं है। बहरहाल ये सारी बात अगर आपको समझ आई है तो ये आपके लिए बहुत सारे मज़ीद फोरम्स खोलेगी स्टडी के। जो सेकंड पॉइंट है बोहर के एटॉमिक मॉडल का, बोहर के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, इट एक्सप्लेन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की बात पहले भी की है, अभी भी की है। ऑर्बिट इज द मेन एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिटल इज द सब एनर्जी लेवल। सो मेन एनर्जी लेवल इज दिस वन and sub energy level is S, P, D or F depending on the number of orbit, is the place or a specific location within an orbit where the probability of finding the electrons is maximum. So orbit and orbitals, orbit और उसके अंदर orbitals, वो spaces जहाँ electron find करने का की maximum chance है, maximum probability है। यहाँ probability की बात हुई है, क्योंकि कभी भी हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी आप मोमेंटम और पोजीशन इलेक्ट्रॉन का एट अ टाइम फाइंड एक्यूरेटली नहीं कर सकते, मोमेंटम और पोजीशन, क्योंकि इसकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो जब वेव नेचर है तो करेक्टरिस्टिक्स, और पार्टिकल नेचर है तो डायमेंशंस भी और करेक्टरिस्टिक्स भी। और तो फिर ये जो है प्लेन्स भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एस, पी, डी और एफ के अपने अपने प्लेन्स हैं। एस का एक प्लेन है, पी के 3 प्लेन हैं, डी के 5 और एफ के 10। तो ये एफ के 7, 2, 3, 5 एंड 7 प्लेन्स हैं। तो इसीलिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं सिर्फ एस ऑर्बिटल में, क्योंकि एक प्लेन है, एक जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड होंगे। पी के 3 प्लेन्स हैं अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, तो इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद डी ऑर्बिटल में 5 प्लेन्स हैं इसके, और 5 पोजीशन बेसिकली पोजीशन लोकेशंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं अगर पांचों पोजीशंस फिल्ड अप हो तो 10 है। एफ में 7 प्लेसेस हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है एफ ऑर्बिटल में। तो 7 into 2 is 14 for the number of electrons, maximum number of electrons which can be found in f orbital। तो ये भी ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया प्लांक की क्वांटम थ्योरी को बेस बनाकर। जो रदरफोर्ड है, इट एक्सप्लेन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू शेल्स। ये शेल्स की बात की थी,
और ये शेल जो है ये इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएंगे, और ये हमने देख लिया है कि वो क्या है, ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी की बात नहीं की थी। इसके बाद तीसरी बात बोहर के मॉडल की, इट डील्स विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन ए करेक्ट वे। अब स्पेक्ट्रम जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया है। इंटरचेंजेबली एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की ऊपर वाले मदार से नीचे वाले में आया तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम है, और जब वो नीचे वाले मदार से वही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब की, वहाँ आपको डार्क पैचेस मिलेंगे, और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। जबकि रदरफोर्ड ने it does not deal with hydrogen spectrum correctly। इसने सिर्फ absorption emission spectrum की बात की थी, absorption की नहीं की थी, इसलिए ये स्पेक्ट्रम के बारे में सही मालूमात नहीं दे सका। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात स्पेसिफिकली इसलिए की है क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस है, लाइटेस्ट एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 1.008 ग्राम्स। तो उसको स्टडी बहुत करेक्टली किया बोहर ने, लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई कि जो बड़े एटॉमिक नंबर्स वाले, ज़्यादा एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट्स थे उनके एटम्स की स्टडी करेक्टली नहीं कर सका। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम लिया है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ओनली। तो जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर्स वाले, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाले एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रम वगैरह की करेक्ट स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ये बात हम कर चुके हैं। और रदरफोर्ड में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इम्पार्ट देम एनर्जी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की अपने मोशन से रिलेटिव एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक हो जो मूवमेंट में है, चाहे वो पोटेंशियल हो जो कि स्टोर्ड है, तो वो ये एनर्जीज इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगी। जबकि ऑर्बिट जिसमें वो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स्ड और क्वांटाइज्ड रहेगी, जिसकी वजह से एटम कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकेगा। इसके साथ ये टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये ख़त्म हुआ। हमने क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी पे भी काफ़ी सारी बहस की है, और इसलिए की है ताकि एक जेन्युइन साइंस का स्टूडेंट सिर्फ इस कंटेंट तक उसको नहीं रहना चाहिए, उसको मज़ीद हॉराइजन एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो इसलिए आपको जब भी वक्त मिले आप क्वांटम थ्योरी को इंटरनेट से पढ़ें, और फिर हिग्स बोसन थ्योरी के भी बेसिक पोस्टुलेट्स या उसको उसकी समरी इंटरनेट से पढ़ें, और अपने लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू मैटर एंड एंटी मैटर कुछ मालूमात अपने नॉलेज में इजाफा करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आइसोटोप्स। ये जो आइसोटोप्स की डिस्कवरी है ये भी एक माइलस्टोन है एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में। ख़ास तौर पर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, वो आइसोटोप्स की डिस्कवरी से पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। और आइसोटोप्स वो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोटोप्स बाय डेफिनेशन है क्या। आइसोटोप्स are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, and mass number is the sum of protons and neutrons। So atomic number will, which is denoted by Z, will remain the same। तो mass number फिर कैसे चेंज करेगा, नंबर ऑफ मास नंबर कैसे चेंज करेगा, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो दो क्वांटिटीज को ऐड करके बनता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो इन सिंपल टर्म्स बाय फार्मूला जो है एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है बाय डेफिनेशन तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ही डिफरेंस आएगा तो ही मास नंबर चेंज होगा। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have the same atomic number but different mass number। तो इसकी कुछ तफसील देख लेते हैं, कुछ आइसोटोप्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ डेफिनेशन से आपको कुछ समझ आ गया होगा कि एक ही एटम होगा, एक ही एलिमेंट होगा, लेकिन उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफर कर जाएंगे उसके एटम में। तो जब वो डिफरेंट एटम्स के साथ एग्जिस्ट करेगा एक ही एलिमेंट, तो वो जो उसके तीन डिफरेंट वेरिएशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो कुछ आइसोटोप्स जो हैं उनको देख लेते हैं आप। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो जो प्रोटियम है इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, और इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। अच्छा, ये जो एटॉमिक मास है ये ऊपर लिखा जाता है ज़्यादातर केसेस में, तो आपने ये वेरी करता रहता है, कहीं एटॉमिक नंबर ऊपर होगा एलिमेंट के सिंबल के और नीचे एटॉमिक मास होगा, कहीं एटॉमिक मास ऊपर हो सकता है और एटॉमिक नंबर नीचे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है लिखने वाले पे। यहाँ पे क्लास 9 की बुक को फोकस करते हुए मैंने एटॉमिक मास ऊपर लिखा है, एटॉमिक नंबर नीचे। तो ये बेसिकली एटॉमिक मास है पहली हाइड्रोजन के वेरिएंट का आइसोटोप का, और ये उसका एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक मास 1 का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन्स तो एक रहना ही रहना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तो बेसिक है ही है। लेकिन और प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर सकता है। और यहाँ पहले केस में जिसका नाम प्रोटियम है, पहली जो हाइड्रोजन का वेरिएंट है उसमें आइसोटोप है, उसमें जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। और जो दूसरा आइसोटोप है उसमें एटॉमिक मास जो है वो 2 है और एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज नहीं होना, वो 1 ही है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 1 + 1 2 है, 1 + 1। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन भी एक आ गया है। तो ये जो दूसरा आइसोटोप है वो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम या ड्यूट्रियम है, ये देख लीजिएगा, ड्यूट्रियम है आई थिंक, या ड्यूट्रियम। और तीसरा जो वेरिएंट है, तीसरा जो आइसोटोप है, इसमें एटॉमिक मास 3 होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो एक ही रहेगा। तो यहाँ N2 हो गए, इसको ट्रिटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम ये तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, और ये तीनों जब आइसोटोप में न्यूट्रॉन नंबर वेरी करता है तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। अभी हमने देखा है बोर के एटॉमिक मॉडल में और क्लासिकल क्वांटम थ्योरी को अगर यूज़ करें और उसको डिटेल में स्टडी करें तो ये पता लगता है हमें कि ये जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो न्यूट्रॉन के ऐड होने से वेरी करती हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रिलीज ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, हाई एनर्जी वेव्स और रेज, ये स्पेसिफिकली आइसोटोप से रिलेटेड है। इसलिए जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे यूरेनियम वो एलिमेंट है या मेटल है जिसको यूज़ किया जाता है, उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और उसका एक वेरिएंट जो है यूरेनियम 235 उसको यूज़ किया जाता है, एक आइसोटोप उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी होने से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू रेडियो एक्टिविटी बहुत एब्रप्टली वेरी करते हैं और उनको फिर यूटिलाइज किया जाता है
ये एटॉमिक एनर्जी जनरेशन में भी और दूसरे बहुत सारे कामों में भी, जिनको अभी हम देखेंगे कि वो क्या क्या है। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी हैं। जो कार्बन का पहला आइसोटोप है, इसमें 6 हैं न्यूट्रॉन। जो कार्बन का सेकंड आइसोटोप है, उसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं। और जो कार्बन का तीसरा आइसोटोप है, इसमें 8 न्यूट्रॉन हैं। अब ये वाला जो वेरिएंट है, इसको ये N7 है और ये N8 है। तो इसमें जो ये वाला वेरिएंट है C14 वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज़ करके कार्बन डेटिंग की जाती है। जो पुराने हज़ार साल पुरानी बिल्डिंग्स या फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द एनिमल और प्लांट डिस्कवर होते हैं, वो इस आइसोटोप को यूज़ करके जो है वो उस चीज़ की, उस स्पीशी की या उस बिल्डिंग की जो है लाइफ, कि ये कितने साल पुराना है, अंडरस्टैंड की समझी जाती है। तो ये जो तीसरा कार्बन 14, इसका नाम है C14 कहते हैं इसको। C12, C13 और C14, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। ये C12 जो है आइसोटोप, ये एटॉमिक मास यूनिट फॉर्मुलेट करने में और एलिमेंट्स की कन्वर्जन, एलिमेंट्स के मैसेस की कन्वर्जन ग्राम्स में करने के लिए जो है इसको यूज़ किया गया। और इसके अपने यूजेस हैं और C14 के अपने यूजेस हैं, जिनमें से एक का मैंने कार्बन डेटिंग का और आर्कियोलॉजिकल साइट से की जो है लाइफ स्पैन कि ये कितनी पुरानी है, उसको डिस्कवर, उनको स्टडी करने का कार्बन 14 एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और ये आइसोटोप है। इसके बाद क्लोरीन के भी हैं, यूरेनियम का मैंने नाम लिया है, उसके भी आइसोटोप्स हैं 3-4। तो बेसिकली जो आइसोटोप्स हैं वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं, which are the atoms of the same element which have same atomic number but differ in the number of neutrons। इनके यूजेस पे चलते हैं। तो पहला यूज जो है वो कार्बन 14 से स्पेसिफिक है, कार्बन डेटिंग के लिए। यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो या रिमेनिंग या फॉसिल फ्यूल्स हो, उनकी लाइफ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और फॉसिल फ्यूल्स, इनकी लाइफ कि कितने पुराने हैं, लाइफ स्पैन, ये आप कार्बन 14 के आइसोटोप को यूज़ करके डिस्कवर कर सकते हैं। किस तरह से कि ये आइसोटोप जो कार्बन 14 का है, इसकी हाफ लाइफ पहले स्टडी की जाएगी कि ये अपने ओरिजिनल मादे में कितने अरसे में दोबारा पहुंच जाता है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जो आइसोटोप्स हैं, स्पेसिफिकली जो वेरिएंट्स होते हैं एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी प्रोडक्शन भी कॉस्मिक रेज की प्रेजेंट में अपर एटमॉस्फेयर में होती है और इसीलिए इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्पेशल हाफ लाइफ फिर हमें देखनी पड़ेगी। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट से बना है, जैसे कि कार्बन 14 का आइसोटोप जो है वो नाइट्रोजन से अपर एटमॉस्फेयर में बनता है। नाइट्रोजन बेसिकली कॉस्मिक रेज की प्रेजेंस में ब्रेकअप होता है कार्बन 14 में और एनर्जी रिलीज करता है साथ। तो बेसिकली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेज। और तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हुआ, इसलिए ये वेरिएंट बन गया आइसोटोप। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, इनकी जनरेशन भी अपर एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में होती है। और वहाँ पे क्योंकि कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऐसे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते रहते हैं, जिसके नतीजे में एक एटम से, एलिमेंट्स के एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए। जब न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए तो या इलेक्ट्रॉन्स उसके तोड़ लिए गए गैर
अब नॉर्मल तौर पर रिलीज़ करवा लिया गया तो वो फिर कुछ और ही चीज़ बन जाएगा और वो फिर वेरिएट्स होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गए, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई और वो फिर किसी और एलिमेंट की एक मिलती जुलती फॉर्म बन जाती है। तो जो नाइट्रोजन है बेसिकली ये कॉज है कार्बन 14 का अपर एटमॉस्फेयर में। तो जो कार्बन 14 है फिर इसकी एक हाफ लाइफ भी होगी, इसने फिर वापस नाइट्रोजन में यानी कि अपने ओरिजिनल सोर्स में भी कन्वर्ट होते रहना है। तो वो जो लाइफ स्पैन है कि हाफ ऑफ द कार्बन जो है मौजूद एटमॉस्फेयर में या किसी भी ह्यूमन बॉडी में वो कितना टाइम लेगा वापस अपने नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने में, इसको हाफ लाइफ कहते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो हाफ लाइफ बेसिकली वो हाफ ऑफ द कंटेंट या मटेरियल है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल प्लेस और स्पेशल सर्कमस्टांसिस, यानी कि किसी ख़ास मादे में कितना अरसा लिया कार्बन 14 ने वापस या उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जहाँ पे ये कार्बन 14 प्रेजेंट है एक्सेस में, तो वहाँ पे फिर ये कितने अरसे में वापस इसका हाफ ऑफ द कंटेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यानी नाइट्रोजन में हाफ ऑफ द कंटेंट, इसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो अगर इसकी हाफ लाइफ की वैल्यू पता लग जाए कार्बन 14 की जो कि अराउंड 5730 ईयर्स है, जिसमें हाफ ऑफ द कार्बन 14 यकीनन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका होगा अपने पैदा होने के बाद, तो उसके बाद फिर हम स्टडी कर सकते हैं कि ये उस एरिया में कार्बन 14 जो है ये कितने अरसे से है और जिन बॉडीज़ में एब्जॉर्ब हुआ वो कब से कब तक हुआ, और अगर इसका डिके हो गया है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो यकीनन एक मखसूस टाइम स्पैन इतना वो गुजार चुका है। तो ये सारी बातें जो हैं ये फिर उस बॉडी की या उस फॉसिल की या उस आर्कियोलॉजिकल साइट की जो है वो लाइफ की डिस्कवरी के से हमें के बारे में हमें मालूमात देती हैं। तो ये जो कार्बन 14 है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारी हमारी बॉडी में जाता रहता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर यही कार्बन 14 कार्बन किसी न किसी फॉर्म में हमारे अंदर मौजूद होता है। अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो ज़रूर हमारे हम तक भी पहुँचेगा। एक इसका सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसके अलावा भी कई सोर्स हैं कार्बन की ज़मीन तक पहुँच के हम तक पहुँचने के, और उसके बाद फिर इसकी डीजनरेशन अपने लाइफ स्पैन के मुताबिक ही होनी है, वापस कन्वर्जन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इतने सालों में ही होनी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली कन्वर्जन के ये हेल्प करते हैं कि ये रिमेन्स जो है ये कितने साल पुराना फॉसिल डिस्कवर हुआ है अगर किसी का हुआ है तो। इसके अलावा पोटाशियम का भी एक K40 के नाम से आइसोटोप है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1.25 बिलियन ईयर्स है, इससे भी ज़्यादा है। तो ये भी देख लें, इसको भी यूज़ किया जा सकता है लाइफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स या फॉसिल फ्यूल्स की पता करने के लिए। फिर यूरेनियम का आइसोटोप 235 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसकी भी हाफ लाइफ जो है ये 700 मिलियंस है। तो ये भी जितनी ज़्यादा हाफ लाइफ होगी उतना ज़्यादा ये पुराने ज़माने की चीज़ों को वो जो आइसोटोप है वो डिस्कवर करने में लाइफ उनकी मददगार साबित होगा। इसके अलावा आइसोटोप्स के जो हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं। रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है। रेडियोथेरेपी का मतलब ये है कि रेडियो वेव्स, अब देखें ये भी हाईली पेनिट्रेटिंग रेज हैं रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन ये पेनिट्रेट कर देती है यानी पेनिट्रेटिंग है। तो जो रेडियोथेरेपी है ये सेकंड यूज में आएगा। रेडियोथेरेपी यानी रेडियोथेरेपी का मतलब ये है कि पेनिट्रेटिंग रेज को यूज करके, अल्फा रेज को यूज करके जो है वो बॉडी में ट्यूमर्स लोकेट किए जाते हैं। तो उसमें जो आइसोटोप्स यूज होते हैं रेडियोथेरेपी में वो कोबाल्ट 60,
फास्फोरस का 32 आइसोटोप और इसके अलावा स्ट्रॉन्शियम 90 ये यूज होते हैं। तो रेडियोथेरेपी में भी आइसोटोप्स आ गए। जहाँ भी हाईली पेनिट्रेटिंग रेस की बात होगी, चाहे शॉर्टर वेवलेंथ की हो, लॉन्गर वेवलेंथ की हो, लो फ्रीक्वेंसी की हो, हाई फ्रीक्वेंसी की हो, लेकिन पेनिट्रेशन पावर इनकी ज़्यादा होगी नॉर्मल रेस से, जो कि कोई भी बॉडी एमिट करती है रूटीन में, तो फिर ये यूज़ हो जाते हैं स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में। ग्वाइटर को लोकेट करने के लिए आयोडीन 131 है। गले का जो ट्यूमर होता है, गिल्लर जिसे कहते हैं, आयोडीन 131। इसके अलावा चौथा यूज जो है वो यूरेनियम का मैंने नाम लिया है। यूरेनियम का एक आइसोटोप जो है स्पेसिफिकली वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेसिकली यूरेनियम टूट जाता है बेरियम में, जब इसको बम्बार्ड करवाया जाए किसी और इलेक्ट्रो एटम के जरिए से, तो टूट जाता है बेरियम बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और इसके अलावा एनर्जी रिलीज होती है